RBCians, now we will move towards the next topic, that is the sewage treatment. Means chapter 9 microbes in human welfare में आपको एग्रीकल्चरल और आपको हाउस होल्ड बायोगैस प्रोडक्शन एंड ऑल दैट आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अब आ रही है एक सबसे बड़ी टॉपिक जिसका अक्सर लॉन्ग क्वेश्चंस तो बनता ही बनता है, इसके अलावा इसके काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते रहते हैं एग्जाम में, ठीक है होगा। तो अगर आप अपने एग्जाम पॉइंट व्यू से स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये सारी टॉपिक्स को अच्छे से समझना। तो ओके, लेट्स स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं सीवेज ट्रीटमेंट। माइक्रोब्स जो है उनका क्या रोल है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है सीवेज ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो जब हम सीवेज ट्रीटमेंट की बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सीवेज हम किसको कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीवेज, ठीक है। तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि जब आपके घर से निकलने वाला सॉलिड गार्बेज, ठीक है, सॉलिड गार्बेज हम कहते हैं सूखे कूड़े कचड़े को। तो हमारे घरों से जो सूखा कूड़ा कचड़ा निकलता है, सॉलिड गार्बेज व्हेन, जब मिक्सेस विथ ड्रेन वाटर, ठीक है। ड्रेन वाटर का मतलब हो गया नालियों का पानी, ठीक है। तो जो बाहर में जो नालियाँ होती हैं उन नालियों के पानी में जब घरों से निकलने वाला सूखा कूड़ा कचड़ा एक साथ मिल जाता है और वो एक मतलब कॉम्बिनेशन बना लेते हैं और उसके साथ साथ उसमें कई सारे ऐसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट भी मिले होते हैं, तो एक साथ इन सभी को सीवेज कहा जाता है। दीज आर ऑल टुगेदर नोन एज सीवेज, ठीक है। तो घरों से निकलने वाला सूखा कूड़ा कचरा जब नालियों के पानी के साथ मिल जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं, ठीक है। हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, तो इसकी हिंदी होती है सूक्ष्म जीव का प्रयोग मल जल उपचार में। मल जल, इससे आपको समझना होगा कि जल के अंदर जो मल पदार्थ हैं यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उससे हम पानी को साफ़ कैसे करें। अब रीज़न ये है कि नालियों के पानी को साफ़ करने की ज़रूरत क्यों है। तो देखिए, जो ये वाटर होते हैं, ड्रेन वाटर जो होते हैं, ये ड्रेन वाटर जो होते हैं इनको हम डायरेक्टली मिक्स नहीं होने दे सकते इन द फ्रेश रिवर वाटर, पॉन्ड वाटर और कहीं भी तालाबों में या झीलों में हम इन्हें डायरेक्टली मिक्स नहीं होने दे सकते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर काफ़ी सारे पॉल्यूटेंट हैं और आप जानते हैं एक्वेटिक प्लांट और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें किसी भी तरह के सीवेज के जाने से उन पर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकता है। तो क्या इसका रीज़न क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट का रीज़न है कि ड्रेन वाटर व्हेन mixes with fresh water of ponds, rivers, lakes, etc. then it may cause harmful effects on it, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगर ये डायरेक्टली जा करके मिल जाता है नदियों झीलों के पानी के साथ तो ये उन पर एक हार्मफुल इफ़ेक्ट्स डालेगा, ठीक है। यानी कि उस पानी में जो भी ऑर्गेनिक प्लांट होंगे, जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे, उन सब पर इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ेगा। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं causes harm to aquatic life, ठीक है। अगर आपको सारी बातें नहीं लिखनी, आप आसानी से ये लिख सकते हैं कि सीवेज को ट्रीट करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि सीवेज जो होता है वो डायरेक्टली एक्वेटिक लाइफ के लिए हार्मफुल है। एक्वेटिक लाइफ में फ्लोरा, फौना, प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे के सारे आ सकते हैं। तो व्हाट इज सीवेज? तो सीवेज सॉलिड गार्बेज जब नालियों के पानी के साथ मिल गया तो सीवेज है। सीवेज को ट्रीट करने की ज़रूरत क्यों है? अगर क्वेश्चन आता है तो वी कैन राइट कि ये जाकर हमारे तालाब पोखरे के साथ मिलेगा तो वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है उसको ये हार्म पहुँचाएगा, उसके लिए ये हार्मफुल हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा एक रीज़न हुआ। अब सवाल आता है कि आखिर कब ये प्लान शुरू किया गया, कब आई सोच, कब हमने इसकी स्टार्टिंग की। तो आपको मैं बता दूं कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान, गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान, ठीक है। और ये एक्शन प्लान 1985 में लॉन्च हुआ था। तो इसी एक्शन प्लान के समय जब गंगा नदी और यमुना नदी को साफ़ करने की बारी थी, उनमें काफ़ी ज़्यादा
सीवेज और काफ़ी ज़्यादा इफ्लुएंस, बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो जमा हो गए थे। तो उनके लिए, उनको साफ़ करने के लिए, उन नदियों को साफ़ करने के लिए 1985 में हमने सीवेज ट्रीटमेंट शुरू किया था, ठीक है। क्योंकि उस समय इस ट्रीटमेंट के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था और हमें नदियों को काफ़ी ज़्यादा साफ़ करना था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो रहे थे एक्वेटिक लाइफ के लिए। आपको पता ही होगा, ताजमहल पर भी यमुना नदी के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देखे गए थे, ठीक है। उसी तरह से गंगा नदी है, उसको भी साफ़ करने के लिए हमने इस सीवेज ट्रीटमेंट को इनिशिएट किया। आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि सीवेज ट्रीटमेंट का यूज़ गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान 1985 में किया गया था, ठीक है। अब बारी आती है कि क्या प्रोसेस है, व्हाट आर द प्रोसेस जिसके थ्रू हम ये काम करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया देना चाहती हूँ कि बेसिकली अगर आपको शॉर्ट में लिखना हो कि क्या प्रोसेस हो सकती है सीवेज ट्रीटमेंट की, तो देखिए इसको सबसे इम्पॉर्टेंट 3 स्टेप्स इसके हैं। 3 तरह के प्रोसेस के बाद ये पानी जो होता है, सीवेज जो होता है, ये सीवेज को ट्रीट कर दिया जाता है और इसका पानी जो होता है वो एकदम लीस्ट हार्मफुल, यानी कि ऐसा नहीं कि पानी प्योर हो जाता है, लेकिन इसके अंदर की इम्प्योरिटीज़ बहुत ही ज़्यादा, मतलब माइन्यूट अमाउंट में रह जाती हैं, जो कि पॉइजनस नहीं है या जिससे किसी एक्वेटिक लाइफ को खतरा नहीं होगा। लेकिन 99.9% इसकी जो इम्प्योरिटीज़ है वो ख़त्म हो जाती हैं, जिससे किसी भी एक्वेटिक लाइफ को हार्म नहीं पहुँचता है। तो इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स बताए गए हैं। नाउ वी विल गो विद द स्टेप्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। क्या क्या तरीका है जिससे सीवेज ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट विद द स्टेप्स। क्या क्या स्टेप्स हैं जिससे हम सीवेज ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैं फिर से रिमाइंड कर दूं, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स, नीट, इन सभी में इससे क्वेश्चंस उठते हैं और काफ़ी ज़्यादा उठते हैं, तो इस चैप्टर पे प्रॉपर ध्यान हो आपका। तो देखिए, ट्रीटमेंट में सबसे पहला स्टेप्स जो हम स्टेप नंबर 1 लेंगे, दैट इज़ प्राइमरी ट्रीटमेंट। सबसे पहला स्टेप बताया गया है, दैट इज़ प्राइमरी ट्रीटमेंट। ओके, अब देखिए प्राइमरी ट्रीटमेंट है, यानी कि काम शुरू हो रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इफ़र्ट्स नहीं है, ये सिंपल प्रोसेस है। यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होती है, इसको बताया गया इट इज़ अ काइंड ऑफ, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक फ़िज़िकल प्रोसेस बताई गई है, यानी कि इसमें फ़िज़िकल इफ़र्ट्स थोड़े ज़्यादा लगते हैं। फ़िज़िकल इफ़र्ट्स जो है ये ज़्यादा लगते हैं और प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है वो शुरू किया जाता है। इसके लिए जो इक्विपमेंट बताई गई है, यानी कि जिस मशीन की मदद से इस काम को किया जाता है, इसमें हम जिस टैंक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, दैट टैंक इज़ नोन एज प्राइमरी सेटलिंग टैंक। इस टैंक को हम कहते हैं प्राइमरी सेटलिंग टैंक। दिस इज़ आवर प्राइमरी सेटलिंग टैंक। ये हो गया हमारा प्राइमरी सेटलिंग टैंक, ठीक है। अब सवाल ये है कि इस टैंक का इस्तेमाल तो हम करते हैं, लेकिन क्या करते हैं इस टैंक में, एग्जैक्टली प्रोसेस क्या की जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो प्रोसेस बताई गई हैं, 2 बताई गई हैं। पहला प्रोसेस बताया गया है फिल्ट्रेशन, और दूसरा प्रोसेस बताया गया है सेडिमेंटेशन, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिल्ट्रेशन की जब बात होती है, तो फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन में जितना भी फ्लोटिंग डेब्रीज होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल जो भी फ्लोटिंग डेब्रीज है, फ्लोटिंग डेब्रीज का मतलब मैं आपको बता दूं, जो भी सॉलिड वेस्ट है, जैसे घरों से निकलने वाले चिप्स के पैकेट्स हो गए, बॉटल्स हो गए, प्लास्टिक बॉटल्स हो गए, कोई भी ऐसी चीज़ जो आसानी से छन कर निकल जाए, दैट आर नोन एज, जो कि फ्लोट करती रहती है, पानी में तैरते रहते हैं, वो उन्हीं को हम फ्लोटिंग डेब्रीज कहते हैं। जैसे कि पॉलीथीन्स हो गए, प्लास्टिक्स बैग्स हो गए, पेपर्स वेस्ट हो गए, तो ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। तो फ्लोटिंग डेब्रीज कैन बी रिमूव्ड, ठीक है। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, फ्लोटिंग डेब्रीज को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या चीज़ें बच जाती हैं, तो जो छोटे छोटे पेबल्स के टुकड़े हो गए, सॉलिड कंक्रीट हो गए, छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स हो गए, जो नालियों में बह रहा है, छोटे छोटे वो पेबल्स के टुकड़े हो गए, इन सभी चीज़ों को हम सेडिमेंटेशन से रिमूव कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक टैंक है, ठीक है। इस टैंक में आपने जो भी सीवेज है उसको डाला, इसमें से जो फिल्टर, यहाँ पे अगर एक नेट लगा हुआ है सपोज, तो नेट लगने के बाद
यहाँ पर अगर हम एक नेट लगा देते हैं तो यहाँ पे जैसे ही इफ्लुएंट्स डाला जाएगा, जिस तरह की चीज़ें डाली जाएंगी, तो जो भी फ्लोटिंग डेब्रीज है, जो तैरने वाले सॉलिड वेस्ट हैं, वो तो ऊपर छन कर रह गए। तो ऊपर जो छन कर रह गया दैट इज़ फिल्ट्रेशन। उसके बाद जो छोटे छोटे कंक्रीट हैं जो इस नेट से पास हो गए, या जो सैंड पार्टिकल्स हैं, या जो पेबल्स के छोटे छोटे टुकड़े हैं, गिट्टी वगैरह के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये सब आ गए इसमें नीचे की तरफ। तो जब वो नीचे में सेटल डाउन हो जाएंगे, जो भी सैंड हुआ या पेबल्स हुए, रॉक्स हुए, छोटे स्मॉल कंक्रीट हुए, ये सब क्या होंगे, नीचे में सेटल डाउन हो जाएंगे। और बीच में बच जाता है वो वाटर, सिर्फ और सिर्फ इम्प्योर वाटर, यानी कि इसमें से फ्लोटिंग डेब्रिस भी अलग हो गई, जो छोटे छोटे पेबल्स वगैरह के टुकड़े थे वो नीचे में सेटल डाउन हो गए हैं। अब इसके अंदर बच गया जो वेस्ट वाटर, दैट ओनली वेस्ट वाटर, दिस ओनली वेस्ट वाटर, इसी को हम कहते हैं इफ्लुएंट। दिस इज नोन एज इफ्लुएंट। और इस वेस्ट वाटर को हम यहाँ से निकालते हैं और इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। तो यानी कि आपने क्या देखा कि फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में फ्लोटिंग डेब्रीज को रिमूव किया जा रहा है। और अगर हम बात करते हैं सेडिमेंटेशन की, तो सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जो भी स्मॉल सॉलिड पेबल्स और स्टोन पार्टिकल्स हो गए, रॉक्स, ये सब जो भी छोटे छोटे कंक्रीट वगैरह है, जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सब सेटल्स डाउन, ये सब सेटल हो जाती है, सेटल्स डाउन। और इस सब के बाद जो रिजल्ट के तौर पे हमें मिलता है, रिजल्ट के तौर पे हमें मिलता है सिर्फ और सिर्फ इफ्लुएंट। एंड इफ्लुएंट इज नथिंग बट इट इज़ ओनली वेस्ट वाटर। ठीक है, अब आपने सारी सॉलिड चीज़ें छाट के हटा ली हैं और आपको फर्स्ट प्रोसेस के रिजल्ट से क्या मिला, वेस्ट वाटर मिला। और वेस्ट वाटर को हम क्या कह रहे हैं, इफ्लुएंट कह रहे हैं। अभी भी ये पानी पॉइजनस है, लेकिन अब इसमें सॉलिड वेस्ट मिला हुआ नहीं है, बल्कि कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो इसमें पूरी तरह से घुल चुका है वैसे वेस्ट है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट से हमने सभी सॉलिड टाइप ऑफ वेस्ट को हटा लिया बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। और जो चीज़ें उसमें मिक्स रह गई हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीज़ें, वो सभी इसके अंदर जो टोटली घुल गई हैं उनको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। तो ये है हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसमें फिजिकल इफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं और फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन किया जाता है। एंड द टैंक इज नोन एज प्राइमरी सेटलिंग टैंक एंड द रिजल्ट इज नोन एज इफ्लुएंट। क्वेश्चन 1 मार्क में भी आ सकता है, व्हाट कैन बी द रिजल्ट ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट? यू कैन इजिली गिव द आंसर दैट इट इज द प्रोडक्शन ऑफ इफ्लुएंट, मीन्स द वेस्ट वाटर। प्राइमरी ट्रीटमेंट करने से हमें क्या मिला, वेस्ट वाटर मिला। ठीक है, अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम इस वेस्ट वाटर के अंदर से जो भी ऑर्गेनिक मिक्सचर है इम्प्योरिटी के फॉर्म में, उसको रिमूव करते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्टेप 2, दैट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर हैविंग द सेकेंड स्टेप, दैट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं हमारे अगले स्टेप की, जिसको हम कह रहे हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में रिजल्ट के तौर पे हमें मिला था इफ्लुएंट। अब बारी आ गई सेकेंडरी ट्रीटमेंट की। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस जो है ये बायोलॉजिकल है। दिस इज बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस में बायोलॉजिकली हम काम करेंगे, यानी कि इसके पहले फिजिकल इफर्ट्स था, मीन्स द नेट, इसके पहले में फिजिकल इफर्ट ज़्यादा थे, वो छानना, निकालना, सेडिमेंटेशन करना। लेकिन यहाँ पर टैंक में कोई भी फिजिकल इफर्ट्स नहीं, बल्कि बायोलॉजिकल प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और इसमें जो इक्विपमेंट लिया गया है, जो मशीन हमने सेकेंड प्रोसेस में ली है, दैट मशीन इज नोन एज एरेशन टैंक। इस टैंक का नाम क्या हो गया, एरेशन टैंक। लेकिन इसके पहले जो टैंक था दैट वाज प्राइमरी सेटलिंग टैंक। अब एरेशन टैंक है, तो एरेशन से आपको ये मैं बता दूं, और प्रोसेस है बायोलॉजिकल, तो इसमें जो हमारी हेल्प करेगा, इसमें जो मेथड हम यूज़ करने वाले हैं, द मेथड इज एरोबिक डाइजेशन। एरोबिक डाइजेशन। ठीक है, यानी कि इस प्रोसेस में जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं, जो एरोबिक बैक्टीरिया है, उसकी मदद हम लेंगे और वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहकर ये जो इफ्लुएंट हमें टैंक, सेकेंडरी टैंक में हमने जो इफ्लुएंट डाला है, उसमें जो भी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ है उसको डाइजेस्ट करेगा। सपोज कीजिए कि ये हो गया आपका टैंक, टैंक नंबर 2। ठीक है, और ये है आपका टैंक नंबर 1। फर्स्ट वाले टैंक से जो आपको रिजल्ट के तौर पे मिला वो कौन था, इफ्लुएंट।
ठीक है। इफ्लुएंट मीन्स ओनली द वेस्ट वाटर। इस इफ्लुएंट को आपने उठा के किस में डाला, सेकेंड टैंक में डाला। सेकेंड टैंक का नाम क्या है, एरेशन टैंक। इसमें एरोबिक डाइजेशन किया जाएगा। एरोबिक डाइजेशन किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स। एरोबिक माइक्रोब्स हम किसको कहते हैं, वैसे माइक्रोब्स जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वर्क करते हैं, यानी कि ये काम होगा इन द प्रेजेंस ऑफ O2, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम होगा। अब जैसे ही इसमें ये वेस्ट वाटर आता है, इसमें जो भी एरोबिक माइक्रोब्स हैं, जो भी बैक्टीरिया है इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन जैसे ही ये वेस्ट इसमें आता है तो कुछ अमाउंट में फंगस और बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में इसमें बैक्टीरिया होता है जो प्रोसेस को शुरू करता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद बैक्टीरिया के साथ ऐड हो जाता है फंगस, और जब बैक्टीरिया और फंगस एक साथ मिलकर इस पर काम करना शुरू कर देते हैं, देन इट फॉर्म्स दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज फ्लॉक्स। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लॉक्स कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क में, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लॉक्स। तो याद रखिएगा, व्हेन बैक्टीरिया एंड फंगस बोथ कॉम्बाइन एंड वर्क्स इन द एरोबिक डाइजेशन और इन द एरेशन टैंक so that effluent can be made purified, then that team is known as flocks। तो अब उसी कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, फ्लॉक्स कहते हैं, ठीक है। तो एरोबिक माइक्रोब्स इसमें जो इफ्लुएंट आया है, इस इफ्लुएंट को डाइजेस्ट करना शुरू करेंगे, और डाइजेस्ट करते करते इसके अंदर की इम्प्यूरिटीज़ को क्या करेंगे, कम कर देते हैं। तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो यही है कि ये एरेशन टैंक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम होगा और एरोबिक माइक्रोब्स काम करते हैं। काम बैक्टीरिया शुरू करते हैं, लेकिन इनके साथ फिर फंगस भी मिलकर कॉलोनी बना लेता है, और बैक्टीरिया और फंगस एक साथ मिलकर फ्लॉक्स कहलाते हैं। यानी कि ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, ये बाय द हेल्प ऑफ फ्लॉक्स पूरा किया जाता है। ओके, तो अब आगे जो आपको मुझे बताना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है, दैट इज नोन एज BOD, ठीक है, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब आप मेरी बात ध्यान से समझिए, एरेशन टैंक में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा काम, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम होगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करेंगे ताकि वो अंदर काम कर सके और इफ्लुएंट को प्योर कर सके। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि जितना ज़्यादा इम्प्योरिटी होगा, इम्प्योरिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी BOD। कैसे? पानी जितना ज़्यादा गंदा है, यानी कि जो हमारा इफ्लुएंट आया है वो जितना ज़्यादा गंदा है, उतना ज़्यादा बैक्टीरिया उसको ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके साफ़ करेंगे। तो यानी कि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ किया जाएगा, ऑक्सीजन की डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आप किसी चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको उसकी नीड यानी कि ज़रूरत भी ज़्यादा होगी, तो ये ज़्यादा बढ़ता जाएगा। BOD जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ करता जाएगा। तो BOD जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब इसी रिलेशन को आपके NCERT में किस तरह समझाया गया ये देखिए आप। NCERT कहता है BOD इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। बिल्कुल सही बात है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जितना कम होता जाएगा BOD इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि पानी में जितना ऑक्सीजन है, बैक्टीरिया उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रहा है पानी को साफ करने में, तो ऑटोमेटिक डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो रहा है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगा तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही तो इम्प्योरिटी को ख़त्म करना है, ठीक है। तो आपका अगला जो टर्म है ना वो BOD से है। तो BOD के लिए सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, दैट इट इज़ नोन एज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसकी क्या नीड है? इसकी नीड यही है कि ये एक तरह का मार्क है। जैसे फॉर एग्जांपल टैंक के अंदर जैसे जैसे पानी साफ होता जाएगा BOD कम होता जाएगा। इससे हम पता लगा सकते हैं कि अच्छा अब इफ्लुएंट जो है वो धीरे धीरे प्योर हो रहा है, क्योंकि किसकी रेट गिर रही है? BOD की। BOD की डिमांड कम हो रही है, मतलब कि अंदर में जो इम्प्योरिटीज़ थी उसको ख़त्म कर दिया गया है, तभी जाकर अब BOD की डिमांड कम हो गई है ना। तो BOD जो है इसको हम ग्राम पर लीटर में मेज़र करते हैं। इट इज़ मेजर्ड इन ग्राम पर लीटर एंड दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। तो सेकेंड जो प्रोसेस है उसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट किस पे होना चाहिए? BOD के बारे में। व्हाट इज BOD? इट इज डिफाइंड एज द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है। ये तो टर्म आपका हो गया। दूसरा कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है? क्योंकि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जितना घट रहा है उतना BOD बढ़ रहा है। क्योंकि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम क्यों हो रहा है? इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करने में, तो ऑटोमेटिक है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा। और अगर BOD का लेवल रुक गया
तो हम समझ जाएंगे कि इम्प्यूरिटी भी जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है। अब हमारे बैक्टीरिया इम्प्यूरिटी को ख़त्म करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो शांत हैं। तो इस तरह से हमारा BOD सेकेंडरी ट्रीटमेंट से रिलेट करता है, ठीक है। तो इसके रिजल्ट के तौर पर अगर आपको याद रखना है कि इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट याद रखने वाला है, व्हाट इज़ दैट, तो दैट इज़ BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। दिस इज़ द मेन टर्म, ठीक है। तो दिस विल बी द रिजल्ट। तो इस हिसाब से हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट और प्राइमरी ट्रीटमेंट, ये दोनों काफ़ी इजी हैं, दोनों आसानी से हो गया। आपको टैंक का नाम याद रखना है, दोनों में क्या आप मेथड यूज़ कर रहे हैं वो याद रखना है। तो मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे टर्शियरी ट्रीटमेंट, और हो जाएगा ये चैप्टर आपका कंप्लीट। तो माइक्रोब्स हमने ख़त्म कर देना है कल तक, और उसके बाद हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की 3 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं, और मुझे पता है कि ये आपके सेकेंड टर्म एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर CBSE बोर्ड स्टूडेंट्स। तो बायोटेक्नोलॉजी को वेरी सुन वी विल कंप्लीट, ठीक है। तो उसके बाद हम उसमें अगली वीडियो को लेकर आएंगे। टिल देन प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ सपोर्ट एज यू ऑलवेज डू। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।